आज बच्चों हम बात करेंगे, सबसे पहले हमारे YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम सबसे पहले बात करेंगे नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स। हम ट्रांसफार्मर का नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स आप बताएंगे। इसमें हम आपको बताएंगे कि ईएमएफ क्यों फ्लक्स से लैग करता है, जो मैं जस्ट पिछले वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उसमें हमने हर चीज़ का रीज़न बताया है कि फ्रीक्वेंसी अधिक होने पर ट्रांसफार्मर की साइज़ क्यों रिड्यूस होती है, फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर के साइज़ पर क्या इफेक्ट पड़ता है। मैंने उसमें भी बताया कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पर ट्रांसफार्मर के रेटिंग पर क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों को हमने फार्मूला से बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया। इसके साथ साथ मैं ये भी बताया था कि आपका ईएमएफ जो होता है वो फ्लक्स से किस प्रकार डील करता है, लैग करता है, किस प्रकार से लैग करता है। इसको मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया और बताया है। इस वीडियो में हम नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम बात करेंगे। नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब हुआ ट्रांसफार्मर पर अगर हम कोई लोड नहीं देते हैं। लोड का मतलब होता है वह डिवाइस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करती है। अगर हम वो बिना हम किसी लोड को हम ट्रांसफार्मर पर को अगर हम सप्लाई देते हैं तो उसके बिहेवियर किस प्रकार होता है, उसका बिहेवियर किस प्रकार चेंज होता है, हम उस पर आज डिस्कस करेंगे। बहुत अच्छी टॉपिक है नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर। नाउ पे अटेंशन हियर, नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर। हम आपको बताएंगे आज नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो समझें और सुनें। इसको हम हिंदी में कहते हैं क्या, शून्य भार परीक्षण। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं बेटा, शून्य भार परीक्षण। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी का कोई दिक्कत ना हो, इसलिए दोनों लैंग्वेज को साथ में लेकर चलेंगे और आपको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक मिनट। तो यहाँ देखिए, ये आपका ट्रांसफार्मर है। ठीक है, ये क्या है, आपका ट्रांसफार्मर है। इसको हम थोड़ा सा और इधर बनाते हैं ताकि लिखने में दिक्कत नहीं हो। इसको हम इधर बनाते हैं थोड़ा सा। ये आपका क्या है, ट्रांसफार्मर है। विजुअल तो होगा ही। यहाँ हमने सप्लाई दे दिया और यहाँ जो है ये आपका क्या है, आउटपुट है जो आपका नो लोड पे है। ठीक है, ये आपका क्या है, एसी सप्लाई है। यहाँ से हम एसी सप्लाई है। ये आपका यहाँ से करंट फ्लो हो रही है और यहाँ पे करंट क्या है, आईएल करंट क्या है, 0 है। ठीक है, यहाँ जब करंट फ्लो होगी तो इससे जो निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, अल्टरनेटिंग होगा। अल्टरनेटिंग फ्लक्स कॉइल से जब अल्टरनेट करेगा, अल्टरनेटिंग फ्लक्स कॉइल से जब चेंज करेगा तो कॉइल में क्या उत्पन्न हो जाएगा, कॉइल में आपका ईएमएफ क्या हो जाएगा, उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, ये तो यहाँ तक तो क्लियर होगा। ये तो हम पिछले ही वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था कि यहाँ ईएमएफ क्या होगा, आपका E1 होगा और यही फ्लक्स आपका कोर से होते हुए क्या होगा, सेकेंडरी वाइंडिंग से लिंक करेगा तो सेकेंडरी में भी ईएमएफ E2 उत्पन्न हो जाएगा। इसमें होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होगा उसको जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पे आपको सेकेंडरी में वोल्टेज आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चूंकि नो लोड की अवस्था में है, करंट फ्लो ही नहीं हो रहा है, जिसमें कोई वोल्टेज ड्रॉप होगा नहीं, तो जो ईएमएफ इसमें जनरेट होगा वही आपका आउटपुट पे शो करेगा, दिखाएगा। ठीक है, तो अब जब आपने नो लोड की अवस्था कर दिया तो इसमें होगा क्या, यहाँ पे बहुत ही माइन्यूटली करंट फ्लो होगी, नो लोड करंट। ये रेटेड करंट का 4 से 6% होता है, 4 to 6% ऑफ रेटेड करंट। ध्यान से हमारी बात को समझिएगा। रेटेड करंट का मतलब होता है जिस करंट पे ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है बनाने के लिए। ठीक है, जितने एम्पियर पर ट्रांसफार्मर को डिजाइन किया जाता है बनाने के लिए, उसी को हम कहते हैं क्या, रेटेड करंट। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको कह दिया जाए कोई ट्रांसफार्मर है, 10 kVA का ट्रांसफार्मर है। कितने का है, 10 kVA का ट्रांसफार्मर है और इसका इनपुट और आउटपुट वोल्टेज दे दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए 220/440 का आपको ट्रांसफार्मर दे दिया।
दे दिया गया, और कितने का है, 10 kVA का है। तो ये इनपुट रेटेड करंट वोल्टेज है या आउटपुट रेटेड वोल्टेज है, ये क्या है, दोनों रेटेड वोल्टेज है। और इसमें हम डिवाइड करके जो करंट लाएंगे वो रेटेड करंट होगा। हमारे कहने का मतलब क्या है, ट्रांसफार्मर का निर्माण जिस करंट पर किया जाता है, जिस करंट को बियर करने के लिए किया जाता है, वही उसका रेटेड करंट, रेटेड वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे बहुत ही माइन्यूटली करंट फ्लो होगी और इस कोर में जो है बहुत ही सूक्ष्म करंट, लगभग 4 से 6% ऑपरेटेड करंट इसमें फ्लो होगी। और हम इस कोर को हम पैरेलल डिजाइन करेंगे, क्या कि ये जो करंट फ्लो हो रही है I0, ये आपका पैरेलल RL सर्किट में फ्लो हो रही है। ये आपका R हो गया, ये आपका L हो गया, ये कोर है। ठीक है, तो ये जो करंट है I0, ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक होती है I0 sin phi और दूसरा होती है I0 cos phi। क्यों हम ऐसा मानते हैं, ऐसा हम इसलिए मानते हैं कि कोर हीट होता है और कोर से फ्लक्स भी जनरेट होता है, तभी EMF आया है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो करंट इसमें फ्लो हो रही है वो दो वर्क कर रही है, दो काम कर रही है। पहला काम फ्लक्स जनरेट करने का और दूसरा काम हीट जनरेट करने का। ठीक है, तो हीट जनरेट किस कंपोनेंट से हो रहा है, I cos phi से हो रहा है, और फ्लक्स किससे जनरेट हो रहा है, I sin phi से हो रहा है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्टिव कंपोनेंट है। रिएक्टिव कंपोनेंट का काम ही होता है फ्लक्स जनरेट करना। ठीक है, और ये क्या है, एक्टिव कंपोनेंट है cos phi वाला, इसका काम क्या होता है, हीट जनरेट करना। क्योंकि ये एक, इसी से हम एक्टिव पावर फाइंड करते हैं, और एक्टिव पावर क्या होता है, हीट ही होता है जो कंज्यूम होता है इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या होता है, रिएक्टिव कंपोनेंट होता है। इससे हमको क्या मिलता है, रिएक्टिव पावर मिलता है, जो एक प्रकार का क्या होता है, इमेजिनरी पावर होता है। ये कैपेसिटर और इंडक्टर के केस में मिलता है। ये पावर कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, ये पावर पॉजिटिव साइकिल में आता है और फिर निगेटिव साइकिल में सोर्स को वापस चला जाता है। ठीक है ना, तो इस पावर पे इंडक्टर और कैपेसिटर वर्क करते हैं। यह सर्किट में कंज्यूम नहीं होता। ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, इंडक्टर और कैपेसिटर के द्वारा। तो आपने यहाँ क्या देखा, चूँकि फ्लक्स जनरेट हो रहा है इस कंपोनेंट के द्वारा, हीट जनरेट हो रहा है इस कंपोनेंट के द्वारा, यानी कि जो आपका नो लोड करंट है उसके दो कंपोनेंट हो गए। ठीक है, तो हम यहाँ से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कर्व बनाएं तो हमको मिलेगा क्या, हमने कल बताया था अगर ये फ्लक्स है तो EMF इसके नीचे होगा। ठीक है, और जस्ट इसके विपरीत में क्या होगा, V1 होगा। इसी E1, जो फ्लक्स E1 जनरेट कर रहा है वही फ्लक्स E2 जनरेट कर रहा है, तो E2 भी इसी के फेज में होगी। ठीक है ना, E1 E2 इसके जस्ट अपोजिट होगी, क्योंकि हमेशा काज जो होता है इफेक्ट का हमेशा क्या करता है, अपोज करता है। जैसा कि लेंज के नियम में आप जानते हैं कि हमेशा EMF उसी कारक का अपोज करता है जिससे वो क्या होता है, जनरेट होता है। तो यहाँ पे आपका V1 से ही EMF जनरेट हुआ है, सप्लाई वोल्टेज से ही EMF जनरेट हुआ है, इसलिए ये इसका अपोज करेगा, जस्ट इसके अपोजिट होगा। तो अब देखिए ये कंपोनेंट क्या हो रहा है, इस कोर में फ्लक्स जनरेट कर रहा है। तो ये जो कंपोनेंट होगा ये फ्लक्स की क्या होगा, तो अगर इसका रिजल्टेंट हम डायगोनल से रिप्रेजेंट करें तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, I sin phi, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, I0 cos phi। ठीक है, ये है आपका, इसको हम और थोड़ा सा बढ़ाना, तो ये आपका I0 हो गया, इसके दो कंपोनेंट हो गए, और करंट और वोल्टेज के बीच का एंगल मान लीजिए क्या है, फाई है, फाई 0 भी मान सकते हैं। ठीक है, नो लोड पावर फैक्टर पे। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, नो लोड करंट हो गया, इसके दो कंपोनेंट हो गए, एक I0 sin phi और एक I0 cos phi। चूँकि ये एक्टिव कंपोनेंट है इसलिए वर्किंग कंपोनेंट कहते हैं। ये मैग्नेटाइजिंग, चूँकि ये फ्लक्स जनरेट करता है, मैग्नेटाइज करता है कोर को, इसलिए इसको मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट कहते हैं। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाई IM और इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई IW, और किताबों में अलग अलग चीज़ों से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये दो कंपोनेंट आपके नो लोड के कंडीशन में काम करते हैं। ठीक है, जानकारी के लिए फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम मैं आपको बताता हूँ, ये जो होता है 3 to 5% होता है फुल लोड करंट का, या रेटेड करंट का 3 to 5% होता है। ये आपका मैंने बताया 4 to 6% होता है, पॉइंट को ज़रूर नोट करिएगा। और ये जो I0 cos phi होता है बेटा, वो कितना होता है, वही 1 से 2% होता है। ठीक है ना, 1 से 2% होता है। ठीक है, इस संपूर्ण कोर को हम पैरेलल RL सर्किट मानते हैं। ये आपका R0 है, ये क्या है आपका
X0 है, ठीक है। इस कोर को हमने पैरेलल RAX सर्किट में, RL सर्किट में डिज़ाइन कर दिए। इसमें करंट जो फ्लो हो रहा है उसके दो इफेक्ट मिल रहे हैं, एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होने का और एक हीट जनरेट होने का, ठीक है। तो दो कंपोनेंट हो गए, इसीलिए नो लोड करंट के दो कंपोनेंट हो जाते हैं, एक I sin फाई और एक I cos फाई, ठीक है। तो यहाँ से आप चाहें तो एक आपको एक कंडीशन मिल सकता है, क्या, IM² प्लस IW²। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका, ये जो आपका क्वाड्रिलेटरल जो बन रहा है, समांतर चतुर्भुज जो बन रहा है, ये इसका जो डायगोनल है, विकर्ण है, वो क्या होगा, इन दोनों के आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से आप प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, IM² प्लस IW² के बराबर होगा, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि क्यों ये दोनों फेज में हैं, क्यों इसके अपोजिट हैं, ये फ्लक्स से क्यों 90 डिग्री बैक जा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ और मैं बताता हूँ, नो लोड की अवस्था में जो ये पावर फैक्टर होता है ना, ये पावर फैक्टर cos फाई 0, ये जो हम पावर फैक्टर की बात करते हैं, इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं पावर फैक्टर, ये क्या होता है, cos फाई 0, ठीक है। ये विजिबल हो रहा होगा आपको। नो लोड पे जो पावर फैक्टर होता है cos फाई 0, वो होता क्या है, उसकी वैल्यू बहुत कम होती है, ठीक है। कितनी होती है इसकी वैल्यू, ये जो cos फाई पावर फैक्टर है, इसकी वैल्यू 0.2 लैग, ठीक है, बहुत कम होता है, ठीक है। तो एंगल कितना होगा, पावर फैक्टर एंगल कितना होगा, तब देखिए पावर फैक्टर एंगल होता है 70 से 75 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इससे बाहर कोई ऑब्जेक्टिव पॉइंट आपसे पूछे ही नहीं जाएंगे, ठीक है। अगर आपको अभी UPBT का एग्ज़ाम देना है तो भी बहुत बेनिफिशियल है, मैंने सारी बातें बता दिया। अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है तो भी मैंने सारी बातें आपको बता दिया, ठीक है ना। यहाँ से आप न्यूमेरिकल भी लगा सकते हैं, जैसे आप चाहें वैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं कि ट्रांसफार्मर आइडियल है, ठीक है, फॉर आइडियल ट्रांसफार्मर, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम इसको मिटाते हैं। आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए केस बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, देखिए हम कब पूछें आपसे क्यों हमने इसको इसके साथ ही क्यों लिया, क्योंकि ये कंपोनेंट फ्लक्स जनरेट करता है। हमने वोल्टेज को इसके फेज में क्यों लिया, क्योंकि ये कंपोनेंट हीट जनरेट करता है। तो हीट जनरेट कर रहा है इसलिए वोल्टेज के फेज में है। क्यों? क्योंकि एज ए रेसिस्टिव वर्क कर रहा है ना। आप रेसिस्टिव सर्किट में जानते हैं कि जो इसमें वोल्टेज होता है और जो इसमें करंट होती है वो लगभग क्या होती है, दोनों सेम फेज में होती है, वोल्टेज और करंट रेसिस्टिव सर्किट में। इसलिए हीट जनरेट हो रहा है। रेसिस्टिव सर्किट एज ए रेसिस्टिव सर्किट में फ्लो हो रहा है ये, इसमें वोल्टेज और करंट क्या होगी, लगभग सेम फेज में होगी, इसीलिए इस करंट को हम वोल्टेज के फेज में डाल दिए हैं, ठीक है ना। उसका रीजन है। और एंगल, पावर फैक्टर एंगल हम वोल्टेज और करंट के बीच निकालते हैं, इसीलिए इनके बीच की ही एंगल हमने रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। हर चीज़ का रीजन है, बिना किसी को विदाउट रीजन नहीं लिखा जा सकता। अगर लिखा जा रहा है तो काम ज़बरदस्ती हो रहा है, वहीं आप भूल जाएंगे। अगर कॉन्सेप्ट समझेंगे तो कहीं नहीं भूल सकते। अगर हम आइडियल ट्रांसफार्मर की बात करें तो क्या केस हो सकता है, आइडियल ट्रांसफार्मर में भाई हीट नहीं होगा, ठीक है। जो भी ट्रांसफार्मर वो पूरा वर्क करेगा, हीट लॉस उसमें होगा ही नहीं। आइडियल है तो भाई जो एनर्जी ले रहा है सब फ्लक्स जनरेट करने में खर्च कर दे रहा है भाई, आइडियल अपने अंदर कुछ भी नहीं चुरा रहा है, यानी कि उसमें जो हीट कंपोनेंट है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा। तो ये इधर नीचे जाएगा तो क्या होगा, ये भी आपका जीरो हो जाएगा। तो ये किसका मान होता है, cos फाई 0, मतलब किसका मान होता है, ये cos 90 का मान होता है 0। क्या होता है ये, cos 90 का मान 0 हो, तो जो आपका ये एंगल होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब ये जो I0 है वो फ्लक्स के फेज में हो जाएगी आइडियल ट्रांसफार्मर के कंडीशन में। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने बताया है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। प्लीज़ दोस्तों, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही हो तो उसको प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब करके हमको मोटिवेट ज़रूर करें। ऐसे ही जानकारियाँ आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हर सब्जेक्ट में लगभग मिलेंगी। बहुत अच्छी देखिए, हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पर वीडियो लाने वाले हैं। इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हम उसको बताएंगे कि पूरा नंबर सिस्टम मात्र 3 लाइन के नियम में आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू।